जो तुमने मेरी आंखों में देखा है वही मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। जितना तुमने मेरे बारे में जाना है उससे ज्यादा मैंने तुम्हें पहचाना है। जैसे ही अनुराग ये लाइनें पढ़कर खत्म करता है वो अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो चित्रा के साथ पार्क में बैठा हुआ था और उसको सब कुछ बता रहा था। अनुराग अपनी बात पूरी करते हुए चित्रा से कहता है, चित्रा जी, उस दिन जब मैंने आपके कमरे में वो पेंटिंग्स देखी थी ना, उसी से मैं समझ गया था कि आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। आपने बहुत कुछ सहा है और एक बहुत बुरा दौर देखा है। काफी वक्त से आप अकेली हैं, अकेले उस दर्द को सहते हुए आ रही हैं। उस दर्द के बारे में कभी किसी को नहीं बताया है, पर आपकी पेंटिंग्स को देखकर मैं आपका वो दर्द समझ के और अब मैं उस दर्द को अपना दर्द बनाना चाहता हूँ, आपका हमदर्द बनना चाहता हूँ। चित्रा खामोशी के साथ अनुराग की सारी बातें सुनती रहती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनुराग भी उससे उतना ही प्रेम करता था जितना कि वो करती थी। उसके दिल की तरह अनुराग के दिल में भी वही बसी हुई थी, पर उसने उससे वो बात कभी कही नहीं थी। चित्रा बड़े प्यार से अनुराग की तरफ देख ही रही थी कि तभी चित्रा को उस पर्ची की एक और बात याद आती है जो अनुराग ने उसमें लिखी थी। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ अनुराग से पूछ पड़ती है, अतीत को बुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं, उसका क्या मतलब था अनुराग जी? वो बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। अनुराग चित्रा को समझाते हुए कहता है, मुझे पता है चित्रा जी, आप मुझसे बहुत नाराज थी, इसलिए ना क्योंकि मैं आपको कॉल मैसेज नहीं करता था, ना ही आपसे कभी मिलने आया करता था। हमेशा आप ही मुझसे मिलने आया करती थी। मुझे बाद में एहसास हो गया था कि ये सब मेरी गलती थी, इसलिए मैंने वहां पर लिखा था कि अतीत में हुई गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, अच्छा तो अनुराग जी उस अतीत की बात कर रहे थे। मैं तो उस अतीत को भक्षानर और महाडायन का अतीत समझ बैठी थी। आखिर हमारे पूर्वजों ने भी तो गलती करी थी। आपके पूर्वज भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी को पृथ्वीलोक पर बुलाकर और मेरे पूर्वज महाडायन ने कामेश्वरी यक्षिणी को अभिशाप देकर। ये अतीत में की हुई एक ऐसी गलती थी जिसकी सजा आज तक बेचारी कामेश्वरी यक्षिणी सह रही है। चित्रा इन सब बारे में सोच ही रही थी कि तभी चित्रा को फिर उस पर्ची का ख्याल आने लग जाता है। अनुराग ने उस पर्ची में ऐसी ऐसी बातें इतनी राज के साथ लिखी हुई थी कि बार बार चित्रा का मन अनुराग पर शक करने को कर रहा था। वो हर लाइन के बारे में याद करके यही सोच रही थी कि अनुराग को कहीं पता तो नहीं है ना कि वो डायन है। इस बार चित्रा को उन 4 लाइनों को लेकर अनुराग पर शक होने लग जाता है जो अनुराग ने प्रेम पत्र के सबसे लास्ट में लिखी थी। चित्रा अनुराग से फिर पूछ पड़ती है, अनुराग जी, और वो आखिरी लाइनें जो आपने प्रेम पत्र के सबसे लास्ट में लिखी थी? चित्रा कुछ याद करते हुए कहती है, क्या थी वो 4 लाइनें? हाँ, याद आया, जो तुमने मेरी आंखों में देखा है वही मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग आगे की लाइन पूरी करते हुए बोल पड़ता है, जितना तुमने मेरे बारे में जाना है उससे ज्यादा मैंने तुम्हें पहचाना है। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ यही अनुराग जी, इसका क्या मतलब हुआ? आपने मेरी आंखों में देखकर क्या जान लिया है? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्या चित्रा जी, लगता है आपको मेरी प्यार भरी बातें कुछ समझ ही नहीं आई। मुझे ना उस प्रेम पत्र में सब कुछ साफ साफ लिख देना चाहिए था। मैं ही पागल था जो अपनी लेखन कला के जरिए आपको और इम्प्रेस करने की सोच रहा था। चित्रा अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहती है, अनुराग जी, आप ना बात मत घुमाइए, सीधे सीधे बताइए ना क्या देखा था आपने मेरी आंख में, जरा मैं भी तो जानूं कि आपको क्या दिख गया था। अनुराग इस वक्त भी चित्रा की आंखों में देखते हुए जवाब देता है, प्यार चित्रा जी, मैंने प्यार देखा था आपकी आंखों में अपने लिए, और आपने भी तो मेरी आंखों में आपके लिए प्यार ही देखा था ना। मैं समझ गया था कि आपके दिल में भी मैं ही बसा हुआ हूँ। अनुराग की ये बात कहते ही चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, तो अनुराग प्यार की बात कर रहा था? मुझे तो लग रहा था कि अनुराग ने मेरी आंखों में मेरा डायन रूप देख लिया है और सब कुछ जानकर भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गया है। मैं तो बेवजह ही डर रही थी। अनुराग को तो सच में अभी तक कुछ पता ही नहीं है। चित्रा इन सब बारे में सोच ही रही थी कि तभी अनुराग उसे टोकते हुए कहता है, कहाँ खो गई चित्रा जी आप? चित्रा पलट कर कहती है, कहीं नहीं अनुराग जी, बस यूं ही। अनुराग और चित्रा वापस से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। एक दूसरे की आंखों में देखकर डूब जाते हैं, जैसे वो एक अलग ही दुनिया में खो गए हो, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। चित्रा और अनुराग के एक दूसरे के आलिंगन लगते ही आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। चित्रा का चेहरा युग को धुंधला नजर आने लग जाता है। युग मन में सोचने लग जाता है, पापा की वो कहानी जो उस रात मैंने उनकी कलम से लिखी थी, उस कहानी में तो इस पर्ची में क्या लिखा हुआ था इसका जिक्र ही नहीं किया गया था। माँ पापा से पूछ भी नहीं थी पर्ची में लिखी बातों के बारे में, तो पापा ने उस बात को टाल दिया था, बल्कि असल में
माँ की इन यादों में तो पापा ने माँ को बताया था कि पर्ची में लिखी बातों के बारे में उन्हें कैसे पता चला। इसका मतलब कि वो कहानी जो मैंने लिखी थी उसमें कुछ बातें छुपाई गई थी, पर क्यों? युग कुछ और सोचते हुए कहता है, और क्या क्या छुपाया गया होगा उस कहानी में? और पापा के बारे में क्या क्या सच है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता है? और क्या क्या हुआ होगा माँ पापा की प्रेम कहानी में? युग ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी उसे आंसू की बूंद की हलचल कम होने लग जाती है और उसे चित्रा का चेहरा क्लियर नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से फिर बोल पड़ती है, उस दिन के इजहार के बाद युग बेटा, मैं और तुम्हारे पापा पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। हम समझ चुके थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हमारा मिलना ऊपर से तय होकर आया था और जो चीजें ईश्वर ने खुद तय की हो उसे कोई नहीं बदल सकता है। ये ईश्वर का लिखा ही हुआ था कि हमारा एक ही शहर में कॉलेज था और हम दोनों को ही अपनी कला से प्यार था। हम दोनों ही कलाकार थे और उसी कला के जरिए हम दोनों का मिलन हुआ था। ऊपर वाले ने तो हमारी कहानी पहले ही तैयार कर दी थी, हम तो बस उस पात्र का किरदार निभा रहे थे। चित्रा आगे की बात को याद करते हुए युग से कहती है, जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था मेरे और अनुराग के बीच में भी प्यार बढ़ते जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आते जा रहे थे, एक दूसरे को और अच्छे से जानने समझने लग गए थे। सिर्फ किसी रिश्ते को प्यार का नाम देने से प्यार नहीं हो जाता है, बल्कि उस प्यार के रिश्ते में प्यार होना भी जरूरी होता है। हम दोनों अब बिना कहे भी एक दूसरे की बातें समझ लिया करते थे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे के जज्बात जान लिया करते थे। हमारे प्यार का रंग सिर्फ हम दोनों पर ही नहीं चढ़ा था, बल्कि हमारी कला के ऊपर भी चढ़ गया था। अनुराग के लेखन में निखार आने के साथ मेरी पेंटिंग में भी निखार आने लग गया था। प्यार का रंग होता ही ऐसा है, जो इस रंग में रंगता है उसके बाद हर चीज प्यार के रंग में रंग जाती है। उसकी पूरी जिंदगी रंगीन हो जाती है प्यार के रंग में रंगकर। चित्रा एक लंबी गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, प्यार में वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। हम दोनों को प्यार के बंधन में बंधे 3 साल हो गए थे, पर मुझे तो लगता था जैसे कल ही की बात हो जब हम दोनों पहली बार मिले थे। इन 3 सालों में अनुराग के अंदर जरा सा भी चेंज नहीं आया था। उसके अंदर भक्षानर के गुण अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आए थे। इन 3 सालों में अनुराग के व्यवहार में मुझे कहीं लगा ही नहीं कि वो भक्षानर का वंशज है। वो उतना ही नेक और अच्छा इंसान था जितना मुझे उससे पहली बार मिलने पर महसूस हुआ था। पर मैं जानती थी ये वक्त अभी भी कम था। मैं पूरी तरह से अनुराग पर विश्वास नहीं कर सकती थी, कब उसके अंदर का भक्षानर उस पर हावी हो जाए। इसलिए मैं अभी उसके साथ बस प्यार के बंधन तक ही सीमित रहना चाहती थी, उसके साथ शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती थी। इसलिए बीए करने के बाद मैं अपने ही कॉलेज से फाइन आर्ट से एमए करने लग गई थी, ताकि मुझे कुछ और वक्त मिल जाए अनुराग को और अच्छे से जानने के लिए। अनुराग ने भी कभी मुझे शादी के लिए कोई फोर्स नहीं किया था। वो बेचारा तो खुद अपनी कहानियों में बिजी था और अपने लेखन में और सुधार लाने के लिए बीए के बाद अपने ही कॉलेज से हिंदी से एमए करने लग गया था। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते जा रहा था। उसका चित्रा पर से ध्यान ही नहीं हट रहा था, जैसे वो सब कुछ जानना चाहता हो। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, अनुराग के साथ वक्त बिताते बिताते ही 1.5 साल और बीत गए थे। मैं उसे और अच्छे से जानने समझने लग गई थी। कहते हैं प्यार बढ़ता है किसी के साथ वक्त बिताने से, और हमारा प्यार भी इतना बढ़ चुका था युग बेटा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी। जब भी हम दोनों एक दूसरे को देखते थे हमें ऐसा लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाए तो कभी जी नहीं पाएंगे। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ ही फिर बोल पड़ती है, हम दोनों की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। हमारा लास्ट ईयर चल रहा था। लास्ट ईयर तक आते आते सभी स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं अपने अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही होती है। आप अपने करियर के बारे में सोचने लग जाते हैं और हम दोनों भी अपने अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो गए थे। कॉलेज खत्म होने से पहले मैं खुद का आर्ट हाउस खोलना चाहती थी। एक पेंटिंग गैलरी बनाना चाहती थी जिसमें मैं अपनी पेंटिंग्स के साथ साथ और लोगों की पेंटिंग्स की भी एग्जीबिशन लगा सकूं। इसीलिए मैं पेंटिंग के ऑर्डर एक के बाद एक लेते जा रही थी, ताकि आर्ट हाउस खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सकूं। जहां एक तरफ मैं अपना आर्ट हाउस खोलने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनुराग भी अपने फ्यूचर को लेकर मुझसे ज़्यादा सीरियस था। अनुराग ने सोच लिया था कि कॉलेज खत्म होने से पहले वो अपनी पहली किताब लिखकर उसे पब्लिश करा देगा, ताकि राइटिंग करियर में कदम रख सके। अनुराग अपने पूरे जुनून के साथ अपनी पहली किताब की तैयारी में लगा हुआ था। चित्रा युग को सब कुछ बता ही रही थी कि अचानक से चित्रा के चेहरे पर मायूसी छाने लग जाती है। चित्रा उसी मायूसी के साथ युग से बोल पड़ती है, कॉलेज के आखिरी 6 महीनों में हम दोनों एक दूसरे के करियर को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो गए थे कि हमने मिलना जुलना भी कम कर दिया था।
हम पूरी तरह से अपने काम को लेकर फोकस थे। मुझसे ज्यादा तो अनुराग अपने काम को लेकर फोकस था। अगर कभी मैं अपने काम से फ्री भी हो जाती और अनुराग को मिलने के लिए बुलाती तो वो हमेशा मना कर देता। उसने तो मुझसे फोन कॉल और मैसेज पर बात करना भी बंद कर दिया था। एक वक्त पर तो उसने मुझे मैसेज के रिप्लाई देना बंद कर दिया और यदि मैं कभी कॉल करती तो बात भी अच्छे से नहीं करता था। कहानी लिख रहा हूँ कहकर फोन कट कर देता था। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था, हमने एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं की थी। एक पल के लिए भी साथ नहीं बैठे थे। मुझे लगने लग गया कहीं मेरा शक सही तो नहीं, अनुराग के अंदर का भक्षानर कहीं अब जागृत तो नहीं हो रहा, कहीं इस वजह से तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। पर मैं गलत थी, कारण कुछ और ही था युग बेटा। ये बात कहने के साथ ही चित्रा और ज्यादा मायूस हो जाती है और वो फिर युग से बोल पड़ती है, मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ युग बेटा कि मैं तुम्हारे पापा को अभी और जानना समझना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कहीं उनके अंदर भी भक्षानर वाले गुण तो नहीं है। उसी के बाद उनसे शादी करना चाहती थी और इस 1 महीने में न मिलने के कारण तो मुझे उन पर शक भी होने लग गया था। पर जब तुम्हारे पापा अपनी किताब लिख रहे थे तब एक ऐसा हादसा हुआ जिस कारण मुझे मजबूर होना पड़ा उनसे शादी करने के लिए। अगर वो हादसा नहीं होता तो मैं कभी शादी की जल्दी नहीं करती। उस हादसे के कारण ही उन्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करना पड़ा। उनसे कहना पड़ा कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो, मुझसे आज के आज शादी करो। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है युग के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलने लग जाते हैं। वो हैरान रह जाता है चित्रा के मुंह से ये बात सुनकर। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, वो कहानी जो उस रात उस कलम से मैंने लिखी थी उसमें तो माँ को पापा पर शक था कि कहीं वो उन्हें धोखा ना दे दे, जैसे उनकी बेस्ट फ्रेंड खुशी के बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया था, सेमेस्टर एंड होते होते उन्हें छोड़ दिया था। इसी वजह से माँ ने पापा को कहा था कि उन्हें उनके साथ तुरंत शादी करनी है। क्या कोई और भी कारण था जिसकी वजह से माँ को पापा से इतनी जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, बिना ये जाने कि पापा के अंदर भक्षानर के गुण है या नहीं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।